हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने अपनी क्लास 10th क्लियर कर अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट कर लिया होगा कि हमें किस फील्ड को अब चूज़ करना है। आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या फिर साइंस फील्ड को चूज़ करना है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हमें कॉमर्स फील्ड को चूज़ करना है, आपने अपने सब्जेक्ट भी देखे होंगे कि कॉमर्स फील्ड में क्या क्या सब्जेक्ट है। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, मैथमेटिक्स है। तो मेजरली तो ये 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स फील्ड के। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जिन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हमें कॉमर्स फील्ड को चूज़ करना है, उनके लिए हम आज से क्लास 11th का अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th का अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होगा आज से। तो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि अकाउंट सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली इस आज की क्लास में मैं डिस्कशन में ये पॉइंट्स रखूँगा कि जो हमारे मन में बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे क्या क्या बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं कॉमर्स फील्ड को लेकर के, और ख़ासकर जो हम सब्जेक्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को लेकर के हमारे मन में बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अकाउंट सब्जेक्ट है क्या, अकाउंट्स को पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसको पढ़ने के, रियल लाइफ में क्या फ़ायदे मिलेंगे हमें इसके। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे मन में अराइज होगा कि अकाउंट्स के बारे में थोड़ा हम ब्रीफ जाने कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की भी चर्चा करूंगा आपसे, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि डिटेल में हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है। हमें तो बस थोड़ा सा डिस्कशन करना है जिसके बारे में हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बेसिकली केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, केवल इंट्रोडक्शन क्लास। आज की क्लास में मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं कराऊंगा जो 11th क्लास का अकाउंट्स है। आज की क्लास में केवल हम यही 3 जो बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। और दूसरी बात, कुछ अपने एक्सपीरियंस जो मैंने गेन करे हैं, एक्सपीरियंस पिछले सालों में पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको लेकर के मैं आपसे कुछ टिप्स, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लास्ट में, क्लास के एंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कि अकाउंट्स का एक इंट्रोडक्शन क्या है जिसके अंदर 3 बेसिक क्वेश्चन हैं और कुछ टिप्स एंड एक्सपीरियंस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो हम आज की क्लास में समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग या व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स है क्या, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़े तो क्यों पढ़े। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होगा कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अगर हम इसके बेनिफिट्स जानेंगे तो हमारे मन में इच्छा जानेगी कि हम अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ें। और एक बेसिक स्वभाव रहता है हर एक मानव का कि उसके जो हम करना चाहते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा इस क्लास में कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स क्या है। ठीक है, एक हम ये जानेंगे। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन जो हर किसी के मन में अराइज होते हैं जो भी कॉमर्स फील्ड में आना चाहता है, खासकर अकाउंट्स को लेकर के। क्योंकि स्टूडेंट्स आज से पहले आपने अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। आप जब अपनी क्लास स्टार्ट करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उनमें ये अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट से पाला किसी का भी नहीं पढ़ा होता है। बिल्कुल एकदम नया सब्जेक्ट आ जाता है क्लास 11th में। और जनरली स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, एक इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक संतुष्टि आएगी कि अकाउंट्स को पढ़ने से फ़ायदा क्या मिलने वाला है और अकाउंट्स में है क्या क्या। ये हमें बेसिक सारी बातें स्टार्टिंग में अगर पता चल जाए तो हमारे मन में अकाउंट्स को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट बात जागेगी कि हमें अकाउंट्स को पढ़ना क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अकाउंट्स 11th क्लास से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है और बिल्कुल आप सभी के लिए जैसे ABCD पढ़ता है स्टूडेंट्स एक बिल्कुल छोटी क्लास में, वैसे ही अकाउंट्स की भी ABCD 11th क्लास से ही स्टार्ट होती है क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अकाउंट सब्जेक्ट है क्या। देखिए मैं आज की क्लास में कोई आपसे बुक की जो डेफिनेशन है, जो बुक की डेफिनेशन है उसमें आपसे मैं चर्चा नहीं करूंगा
कि बुक की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख रखी है आपकी बुक में। आपको पता होगा कि आपकी बुक जो है वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक लगाई जाती है। मोस्टली स्कूल में टी.एस. ग्रेवाल को ही प्रेफर किया जाता है अकाउंट्स के लिए। और डी के गोयल भी बेस्ट है वैसे। कई स्कूलों में डी के गोयल भी चलाई जाती है, बाकी एनसीईआरटी भी है। तो मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो टी.एस. ग्रेवाल है। जर्नली यही सभी स्कूलों में प्रेफर की जाती है, इसी को फॉलो किया जाता है। तो देखिए, जो टी.एस. ग्रेवाल में अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखी गई है या डी के गोयल में या एनसीईआरटी में, वो एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन बता रखी है। हमें स्टार्टिंग में वो एकदम से समझ में नहीं आएगी। मैं एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा, जिससे कि हमें ये समझ में आ पाए कि अकाउंट सब्जेक्ट है क्या। तो देखिए, अकाउंट सब्जेक्ट क्या है। अगर हम इसको 2 वर्ड्स में लिखें तो अकाउंट्स कंप्लीट हो जाता है। अकाउंट्स का मतलब होता है बेसिकली हिसाब किताब रखना। अकाउंट्स का बेसिक मीनिंग क्या है? हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना मतलब क्या? देखिए, जैसे हम परिवारों में भी क्या करते हैं, फैमिली में आपने देखा होगा कि मोस्टली फैमिली जो है अपने पास में एक रजिस्टर मेंटेन रखती है, जिसके अंदर में वो ये हिसाब किताब रखते हैं कि हमारी इस महीने में इनकम क्या हुई है और हमने कहाँ कहाँ पे खर्चा करा है इस महीने के अंदर। राशन पानी में कितना खर्चा हुआ है, एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ है, एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा हुआ है, और हमने कहाँ कहाँ पे सेविंग करी है। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली परिवार में हिसाब किताब मेंटेन रखना। ऐसा मोस्टली फैमिली करा करती हैं। यस। अच्छा, वहीं मैं दूसरी तरफ अगर शॉपकीपर की बात करूं, एक दुकानदार है, एक सेलर है, एक छोटी दुकान का व्यापारी है, मान लीजिए एक सेलर है। वो भी आपने देखा होगा जनरली, जैसे आप स्टोर वगैरह पे जाते हो तो वो भी क्या करते हैं, अपने पास में एक रजिस्टर रखते हैं। अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन रखते हैं और उस रजिस्टर में वो हिसाब किताब लिख रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत जगह आप गए हैं तो देखते होगे, उस पे ना लिखा होता है स्टूडेंट्स डे बुक। क्या लिखा होता है उस पे? डे बुक। डे बुक मतलब क्या? कि दैनिक दिनचर्या का वो हिसाब किताब इसमें रखते हैं कि हमने कितना माल खरीदा है आज, हमने कितना माल बेचा है, कितना माल उधार में बेचा है, कितना माल हमने नगद में बेचा है, कितना माल हमने नगद में खरीदा है, कितना उधार में खरीदा है। ये सारी जानकारी हम इस डे बुक में मेंटेन करते हैं। एक जो नॉर्मली छोटा शॉपकीपर है वो ऐसा काम करता है और आपने भी ऐसा देखा होगा जनरली। यस। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आ जाऊं और छोटी दुकान से बड़े पे आ जाऊं, मान लो एक बड़ा बिजनेस है या बड़ी कंपनी है, तो वो भी क्या करती हैं, अपने पास में डेटा मेंटेन करके रखती हैं, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन रखती हैं, अपने पास में ये हिसाब किताब बना करके रखती हैं। और देखिए स्टूडेंट, हिसाब किताब रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? हमारी डे टू डे लाइफ में हम अगर हिसाब किताब रखते हैं तो हमें इससे बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी मेरा आज की क्लास का जो दूसरा पॉइंट है, मैं वहाँ पे आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, जो शॉपकीपर है, फैमिली है, और साथ ही साथ एक बड़ा बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है, बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी फर्में हैं, पार्टनरशिप फर्म है, वो सब अपने पास में हिसाब किताब मेंटेन रखना चाहती है। इससे उनको बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने नॉर्मली ऐसा देखा है कि डे बुक बनाते हैं शॉपकीपर, फैमिली या फिर एक छोटा व्यापारी, और आपने देखा है कि वो सारा अपने पास में डेटा मेंटेन करके रखता है। इससे उसको पूरे दिन का हिसाब किताब रखने में बड़ी सहायता मिलती है, और वो कहीं ना कहीं ये भी देख पाता है कि मेरा पिछले दिन के अकॉर्डिंग इस बार में कुछ बढ़ी है सेल या फिर घटी है, क्या मुझे पिछले दिन से कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ है, मेरा इस महीने का ओवरऑल कैसी पोजीशन रही है, इसके बारे में हमें ये जानकारी मिल जाती है जब हम डेटा अपने पास मेंटेन रखते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल भाषा में हिसाब किताब रखना। ये बेसिक अकाउंट्स का बिल्कुल मतलब है। अब देखिए, आपकी बुक में एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो तो जब हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देंगे तब मैं आपको उस पर भी आऊँगा और उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, उसको भी हम समझेंगे। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए, अब नेक्स्ट बात हम ये समझते हैं कि अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अभी मैंने जो आपसे ये चर्चा करी है, जो अकाउंट्स का एक बेसिक सा मतलब आपसे मैंने डिस्कशन करा, आपको इतनी बात समझने से ही इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में ध्यान में आ गए होंगे कि इसके फ़ायदे हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। यस। जैसे कि देखिए, सबसे पहला फ़ायदा, पहले नंबर यहाँ पर हेडिंग डालते हैं,
सेकंड मेरा क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला तो फायदा ये है कि जब भी कोई अपने पास में हिसाब किताब रखता है तो क्या उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ती है। हिसाब किताब रखा ही इसलिए जाता है, रजिस्टर इसलिए ही मेंटेन किया जाता है कि हमें माइंड में वो याद रखने की जरूरत ना पड़े। और बेसिकली देखिए, आप जो शॉपकीपर होता है उसके पास में डे टू डे बेसिस में कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है, कितना सारा लेन देन होता है। वो खरीदता है, बेचता है ना, परचेज करता है, कभी सेल करता है, कभी उधार में बेचता है, कभी उधार में खरीदता है। इतनी कितनी सारी ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस में होती है। एक नॉर्मल जो छोटा शॉपकीपर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो। और वहीं अगर मैं बड़े बिजनेस की तरफ चला जाऊं, एक कंपनी की तरफ मैं चला जाऊं, मुकेश अंबानी जी की कंपनी की तरफ चला जाऊं, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में तो कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन एक एक दिन में हो जाती हैं, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, न्यूमरसली ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब क्या किसी ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना पॉसिबल है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के लिए हमें अकाउंट्स, हम उसमें क्या करेंगे, डेटा मेंटेन करेंगे। उसी के लिए हमें अकाउंट्स एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट देता है, और वो है रिप्लेस मेमोरी। कौन सा बेनिफिट है वो? रिप्लेस मेमोरीज। यानी कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी होगी, खरीदा होगा, बेचा होगा, उधार में या कैश में, उस सबको आप एक रजिस्टर में मेंटेन कर लोगे, और आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप भूलोगे भी नहीं। आपने राम से इतना माल उधार में खरीदा, आपने शाम को इतना माल उधार में बेच दिया, तो अब आप शाम को ये नहीं कहोगे, अच्छा शाम आपको ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने तो आपसे कुछ परचेज ही नहीं करा। कभी वो भूल जाए आपको पैसा वापस करना तो आप दिखा तो दोगे, ये देखिए जी आपने इतनी तारीख को मेरे से ये माल खरीदा था और इतने रुपए में खरीदा था। आपके पास क्योंकि रजिस्टर मेंटेन है, आपके पास एक प्रूफ है, उस प्रूफ का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला इस अकाउंट्स को पढ़ने का बेनिफिट यही है कि रिप्लेस मेमोरी को ये हटा देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला बेनिफिट। तो अकाउंट सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के लिए, जो एक बिजनेसमैन है, जो एक व्यापारी है, जो आगे एक व्यापार करना चाहता है और इसी से संबंधित कुछ जॉब प्राप्त करना चाहता है, तो एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंट सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेंटेन किया जाता है अकाउंट्स कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशनों में। इसकी समझ होना तो बेसिकली सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। ओके, अच्छा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा हमें? इसके अलावा हमें कई तरह के बेनिफिट्स इसमें और भी देखने को मिलते हैं। जैसे और क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है, देखिए सेकंड इसका बेनिफिट्स ये हमें देखने को मिलता है कि हम अपने बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन को जान जाते हैं। क्या मतलब इसका? फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मीनिंग होता है, कोई भी अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो देखो उसके मन में एक बहुत ही उत्सुकता रहती है, उसके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि मुझे 1 साल हो गया अपना व्यापार करते करते, मैं ये भी तो देखूं कि मुझे व्यापार में फ़ायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है। हर कोई जानना चाहेगा, ऐसा तो नहीं है हर कोई बिजनेस करता ही करता रहेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के उसके मन में ये स्वाभाविक ही क्वेश्चन उठेगा कि मैं ये भी तो चेक करूं कि मुझे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। हर कोई ये रिजल्ट जरूर देखना चाहेगा, हर कोई देखना चाहेगा, अदरवाइज बिजनेस करने का वो करेज नहीं रहेगा। तो हमें अकाउंट्स से फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने की मदद मिलती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस में मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, यानी मैं कितनी संपत्तियों का मालिक हूँ, और मेरे बिजनेस में कर्जे कितने हैं। कर्जों को यहाँ पे एक वर्ड दिया जाता है अकाउंट्स में स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हम बेसिकली पढ़ के आते हैं 10th क्लास तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? उत्तरदायित्व। तो मेरे उत्तरदायित्व कितने हैं, मेरे पास कर्जे कितने हो गए हैं बिजनेस में, हर कोई ये जानना चाहेगा, बिल्कुल जानना चाहेगा। इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना।
और फाइनेंशियल पोजीशन आप तभी तो जान सकते हो अपने बारे में जब आप कुछ डेटा मेंटेन कर रहे हो, जब आप कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपने पास में, तभी तो आप बता सकते हो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अकाउंट्स आपको फाइनेंशियल पोजीशन जानने में भी बहुत बड़ी मदद करता ही करता है। थर्ड बेनिफिट हमें और क्या मिलेगा इससे? थर्ड बेनिफिट देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें मिलेगा कि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट एसरटेन कर सकते हो। अपने बिजनेस का क्या एसरटेन कर लोगे आप? एसरटेनिंग प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑफ बिजनेस। ये बात देखो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कशन करी, हर कोई व्यापारी चाहता है जो बिजनेस करता है कि मेरे फर्म में, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, या मुझे लॉस हो रहा है। अगर किसी व्यापारी को पर्टिकुलरली काफ़ी सालों तक लॉस होता चला जा रहा है तो वो बिजनेस को कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। उसको एनालिसिस करेगा, डीप एनालिसिस करेगा और फिर देखेगा अगर मुझे ये लॉस होता ही चला गया तो मैं इस बिजनेस को बंद करूं, बिल्कुल सोचेगा। और अगर प्रॉफिट्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो बहुत खुश होगा अंदर से और अपने बिजनेस को आगे से आगे लेकर के जाएगा, बिल्कुल लेकर के जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, तो हम ये एसर्टेन कर कैसे पाएंगे? विदाउट अकाउंटिंग क्या कर पाएंगे स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके पास जब तक डेटा मेंटेन नहीं होगा तब तक आप ये एसर्टेन प्रॉफिट या लॉस का काम कर ही नहीं सकते। आपके पास कुछ डेटा तो होना चाहिए ना, रिकॉर्ड। आपके पास डेटा ही रिकॉर्ड नहीं है तो हम फिर प्रॉफिट या लॉस कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? हमारी देखो पूरे साल भर में इनकम कितनी हुई है, हमें पूरे साल भर में खर्चे कितने करे हैं बिजनेस में हमने। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तब हम ये जान पाएंगे कि लास्ट में आके एक साल बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है। बिल्कुल सिंपल बात क्लियर हो रही है। तो ये हमें तीसरा फायदा मिलता है अकाउंट्स को पढ़ने का एक बिजनेसमैन को। अच्छा, और क्या बेनिफिट्स मिलेगा हमें अकाउंट्स को पढ़ने से? देखिए, और हमें साथ ही साथ इसमें बेनिफिट ये भी मिलता है टैक्स लायबिलिटीज का। टैक्स लायबिलिटीज मतलब क्या, समझिएगा ध्यान से। आप स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हम पर्सन लोग जो जॉब कर रहे होते हैं या व्यापारी होते हैं, वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट भाग गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा कराते हैं ना। आप में से बहुत स्टूडेंट्स और जनरली सभी स्टूडेंट इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि ये टैक्स जॉब वाले पर्सन या फिर जो बिजनेस कर रहा होता है और जो अपनी इनकम को जनरेट करता है, उस इनकम में से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर जमा करते हैं। अब आप मुझे स्टूडेंट एक बात बताइए कि जो टैक्स निकाला जाता है ये किसके ऊपर निकाला जाता है? जो भी पर्सन जो भी इनकम कमा रहा है, जो भी पर्सन है, चाहे वो जॉब वाला पर्सन है या फिर कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी जो इनकम कमा रहा है ये इनकम कैलकुलेट कैसे करेगा? इनकम उसको पहले नंबर कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी ना। और ये कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, ये कैसे होगी? कैलकुलेशन मतलब अपने पास में डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, अपने पास में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने पास रिकॉर्डिंग ही नहीं करोगे कि मैंने कहाँ कहाँ से कितना कमाया है, किस किस व्यक्ति से कितना कमाया है, तब तक आप ये कैसे बता सकते हो कि मेरी एट द एंड ऑफ 1 ईयर इनकम इतनी हो गई है? तो टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको डे टू डे बेसिस पर अपनी इनकम को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग करना ही हमें अकाउंट सिखाएगा। अकाउंट्स के अंदर काम ही यही किया जाता है। तो अकाउंट्स हमें इनकम कैलकुलेट करना सिखाएगा और साथ ही साथ जैसे ही आप इनकम कैलकुलेट कर लोगे अपनी टोटल, उसी के ऊपर आप क्या भरोगे? सरकार को टैक्स भरोगे। आप में से बहुत स्टूडेंट को पता होगा आईटीआर। आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न। ये रिटर्न यही भरते हैं जो इनकम कमाते हैं और इस रिटर्न्स में टैक्स की सारी डिटेल भरी जाती है और इसी के साथ में टैक्स भी जमा किया जाता है किसी गवर्नमेंट को। तो स्टूडेंट, अकाउंट सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स की लायबिलिटीज कैसे आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम, और इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, आपको डेटा मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा और मिलता है हमें अकाउंट्स को पढ़ने का। तो स्टूडेंट्स, 4 हमें बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देखने को मिले। और क्या बेनिफिट्स हमें मिलेगा इससे? देखिए, 5वां बेनिफिट्स है मैनेजमेंट का। देखिए, एक बिजनेस के अंदर में कोई अपने पास में प्रॉपर अगर रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहा है
कितना खरीदा, कितना बेचा, किस व्यक्ति से कितना खरीदा, किस व्यक्ति को कितना बेचा, ये सारा अगर अपने पास में आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं व्यापार में ये भी पता चलेगा कि मुझे घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मैं कितनी संपत्ति का मालिक हूँ, मेरे पास कितना कर्जा है। तो आप कहीं ना कहीं उसको फिर आगे चल के कंट्रोल भी तो करोगे। मान लो आपको अगर लॉस हुआ व्यापार के अंदर, ये कैसे पता चला? डेटा मेंटेन करके ही पता चलेगा, आपको अकाउंट्स करके ही पता चलेगा। तो आप कहीं ना कहीं इसको डीप एनालिसिस करोगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है, कहाँ पर कमी रह गई, तो आप उसको मैनेज करना चाहोगे। मैनेज कैसे करोगे? कंट्रोल लगाओगे, कहीं ना कहीं अपने खर्चों पे कंट्रोल लगाओगे, अपनी सेविंग्स को बढ़ा दोगे, अपनी सेल्स को बढ़ाने का प्रयास करोगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास करोगे। तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल बढ़ाओगे, और कंट्रोल जो कहलाता है वो मैनेजमेंट ही होता है। तो आप मैनेजमेंट भी कर पाओगे अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो अच्छे ढंग से। तो बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। तो अकाउंट्स हमें एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट और भी देता है, वो है कि आप मैनेजमेंट अपना अच्छे से कर सकते हो किसी भी व्यापार के अंदर में। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे अगला और क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें? लोन की फैसिलिटी मिल जाती है स्टूडेंट। ये क्या है? देखिए, कहीं अगर किसी बैंक में आप जाओ आज की डेट में और आप कहो कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए का क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो बैंक वाला आपको ऐसे ही दे देगा? बताइए। वो आपसे कुछ ना कुछ प्रूफ तो मांगेगा ना। आपके प्रॉपर्टी के जो कागज है वो मांग सकता है, या आप बिजनेसमैन हो तो आपसे वो एक डिमांड करेगा। वो क्या डिमांड कर सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता दीजिए। आप जब स्टूडेंट अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पर एक कुछ चीज़ बनाई जाती है, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देगा। आप जब अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ रहेगा कि आप बैंक में जाकर के दिखा सकते हो कि मेरी देखिए लास्ट से लास्ट ईयर में, पिछले सालों में मैं जो व्यापार कर रहा हूँ मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है। तो आपके पास प्रूफ तो होगा, और ये लीगल प्रूफ होगा। आपके पास आईटीआर होगी, आप आईटीआर बैंक में जाके दिखा सकते हो कि देखिए ये मेरा प्रूफ है, मेरा बिजनेस कितना फल फूल रहा है। और जितना बिजनेस फल फूल रहा होता है उतना ही समाज में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। तो बैंक भी कहीं ना कहीं हमें हिचकिचाएगा नहीं ये 10 लाख रुपए का लोन देने में। हमसे बस हमारा जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो ले लेगा, और हमें 10 लाख रुपए का लोन भी आसानी से मिल सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है हमें अकाउंट्स मेंटेन कर लेने से। तो इतनी बात सारी क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें और आगे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अकाउंट्स को पढ़ने से। तो देखिए, अगला जो बेनिफिट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। देखिए अगला बेनिफिट क्या है? बेनिफिट नंबर 6। अगला बेनिफिट आता है, देखिए स्टूडेंट, सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस ये क्या है? देखिए, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, आपको इसमें 10 साल हो चुके हैं क्लोथ का बिजनेस करते करते। अब आपका मन कर रहा है कि मैं इस क्लोथ के बिजनेस को बंद करना चाहता हूँ। अब 10 साल हो गए हैं, बड़ा लंबा टाइम पीरियड आपने इसमें गुजार लिया है, तो आपका मन कर रहा है कि अब मैं क्लोथ के बिजनेस को बंद करना चाहता हूँ। तो आप क्लोथ के बिजनेस को ऐसे तो बंद करोगे नहीं, आप क्या करोगे? किसी ना किसी को बेच करके जाओगे अपना बिजनेस। 10 सालों में आपने कितनी मेहनत करी है अपने बिजनेस में, आपने मार्केट के अंदर में अपनी गुडविल बनाई होगी। गुडविल, आप अकाउंट्स का एक वर्ड होता है, गुडविल को हम कहते हैं रेपुटेशन। सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं हम इसको? रेपुटेशन। आपने मार्केट में अपनी रेपुटेशंस बनाई है। उस रेपुटेशन के दम पर आप अगर किसी भी पर्सन को बेचते हो अपना बिजनेस तो आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। और बहुत सारे लोग अच्छी मार्केट में बिजनेस को खरीदना भी चाहते हैं, नई नई दुकानों को खरीदना चाहते हैं, नए नए बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो आपको ऐसे कई सारे लोग मिल सकते हैं कि आपका बिजनेस वो खरीद लें। तो जब आप देखिए स्टूडेंट, जब आप बेचना चाहोगे तो बेचोगे तो कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड तो करोगे ना। और आपका अगर बिजनेस बहुत ही अच्छा है, एक अच्छे लेवल का बिजनेस है, और आप अब उसको बेचना चाहते हो तो आप उसकी बहुत अच्छी खासी रकम की डिमांड भी करोगे। मान लो आप जैसे 10 लाख रुपए की डिमांड करते हो, 50 लाख की कर सकते हो, 1 करोड़ की कर सकते हो। वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपकी रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट? तो कोई भी पर्सन आपके बिजनेस का ये अमाउंट क्यों देना चाहेगा? आप उसको प्रूफ दिखाओगे कि मेरे पास देखिए ये प्रूफ है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देख लीजिए, मैंने इतने सालों में जो काम करा है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी ऐसी है।
मुझे इतना इतना प्रॉफिट्स हुआ है इतने सालों में, मुझे इतना इतना या लॉस हुआ है, मुझे इतना इतना प्रॉफिट्स हुआ है, मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर गया इतने सालों में। आपको ये बात कोई ओरली थोड़ी समझा दोगे, आप उसके लिए कुछ प्रूफ तो दिखाओगे ना अपने पास में। और वो प्रूफ क्या होगा बेस्ट, इस बात को आप समझ चुके हो, रिकॉर्ड्स। आपके पास जो अपने रिकॉर्ड्स होंगे, आप उसी को तो किसी पर्सन को दिखाओगे जिसको आप अपना व्यापार बेच रहे हो। और ये रिकॉर्ड्स ही क्या हैं, अकाउंट्स। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते होगे तो आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करा है पिछले 10 सालों में। और वो व्यक्ति बड़ा उत्साहित हो जाएगा अगर आपके बिजनेस को देखेगा, इतना ज़्यादा फल फूल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो वो व्यक्ति भी आपके बिजनेस को खरीदने में उत्साहित होगा, वो खरीद लेगा और आपको मुंह मांगी रकम भी दे देगा, क्योंकि आप अपनी एसेट्स बताओगे, अपने कर्जे बताओगे कितने हैं बिजनेस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है अकाउंट्स को बनाने का। तो एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंट सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है। और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एक बेनिफिट और मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए, और बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं इसमें। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आवर सेल्फ्स, मतलब हमारा जो बिजनेस है, हम अपने बिजनेस के खुद बारे में हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जैसे आपने 2019 में जो बिजनेस करा, बिजनेस की जो भी आपकी सेल हुई, मान लीजिए आपकी सेल हुई है बिजनेस करने से 10 लाख रुपीस की सेल आपने करी है, ठीक है। 2020 में आपने ये सेल बढ़ा ली और 2020 में आपकी सेल हो गई 15 लाख। आपके कुछ खर्चे हुए होंगे, कुछ भी खर्चे हुए, यहाँ पे कुछ खर्चे हुए होंगे, तो आप कहीं ना कहीं पिछले साल से इस साल को कंपैरिजन भी तो कर सकते हो। इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी करना। इसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करना, कि आप अपने ही बिजनेस को पिछले सालों से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। और आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि हमें बिजनेस करने में फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो एक ये भी हमें सुविधा मिलती है। ये सुविधा तभी मिलेगी ना जब आप अपने पास में अकाउंट्स रिकॉर्ड करोगे। विदाउट अकाउंट्स रिकॉर्ड करें तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जैसे आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे देखो, स्कूल के अंदर में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम पिछले साल का जो हुआ होगा, आप अभी से कंपैरिजन कर सकते हो, क्या मेरी परफॉर्मेंस पहले से बढ़ी है या घटी है। मेरे 10th क्लास में इतने मार्क्स आए थे और 9th क्लास में इतने मार्क्स आए थे। तो आप कंपैरिजन कब कर पाते हो, जब आपका एग्ज़ाम होता है, तभी तो कर पाते हो। और एग्ज़ाम भी अपने आप में क्या है, डेटा रिकॉर्ड ही है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ही है, वो अपने आप में अकाउंट्स ही है जो टीचर कर रहे हैं। सारा देखते हो ना आप, रिजल्ट के अंदर में सब कुछ लिखा होता है, इतने इतने नंबर आए हैं हर सब्जेक्ट में, टोटल मार्क्स इतने आए हैं, टोटल इतने में से इतने मार्क्स आए हैं। तो ये क्या है, डेटा रिकॉर्डिंग ही तो है ये सारा। तो एग्ज़ाम हमें ये एनालिसिस करने में मदद करता है। तो अकाउंट्स हमें ये भी मदद करेगा कि आप अपने करंट ईयर को पिछले सालों से कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हो। बात क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इसके नज़र आते हैं अकाउंट्स पढ़ने के। अकाउंट्स अपने आप में बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक बिजनेसमैन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स आगे चल करके अपना व्यापार करना चाहते हैं या बिजनेस से जुड़ी लाइन में कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, तो उनको बेसिकली अकाउंट्स की समझ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके इम्पोर्टेंस से ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे। और आप अगर कॉमर्स लाइन में आए हो तो आपने तो ये पहले ही सोच लिया होगा कि मुझे कॉमर्स लाइन में क्यों आना चाहिए, मैं क्या करूँगा फ्यूचर में। तो ये आपने अच्छे से डिसीजन ले लिया होगा ऑलरेडी। मैंने आपसे ये बेनिफिट्स का डिस्कशन कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएगा। आपके माइंड में कुछ और भी पॉइंट्स आ जाएंगे कि अच्छा ये फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ में। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री। अकाउंट सब्जेक्ट सुनने में अभी तक जितना हमने समझा लग तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ और किसने अकाउंट्स की शुरुआत करी होगी सबसे पहले। देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा बस आपसे, क्योंकि इसमें डेप्थ में जाना उतना ज़रूरी नहीं है अभी हमारे लिए। आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि हिस्ट्री इसकी क्या है। काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लेकिन जितनी हिस्ट्री हमें अकाउंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है वो मैं आपसे बस डिस्कशन करता हूँ कि क्या है।
देखिए पहले के टाइम में आप भी स्टूडेंट्स ये बात समझते हो कि पहले कॉइन्स या नोट जो है वो तो नहीं हुआ करते थे हमारे पास में। पहले के टाइम में राजा महाराजा के टाइम में चले जाए तो पहले सोने के सिक्के चांदी के सिक्के चला करते थे, और उससे पहले भी चलाए जाए तो सोने के सिक्के चांदी के सिक्के भी नहीं हुआ करते थे। पहले क्या करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। आपने ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, बार्टर सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसको विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता था इसमें, आपने पढ़ा है कि कोई एक व्यक्ति क्या करता था, कोई एक वस्तु इसको दिया करता था और उसी वस्तु के बदले में ये इसको वो वस्तु दे दिया करता था, यानी कि एक एक्सचेंज हो जाया करता था। क्या हो जाया करता था, एक्सचेंज हो जाया करता था। अच्छा, तो एक्सचेंज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कर देता था, इसी को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा सिस्टम पहले चला करता होगा, बार्टर सिस्टम, तो उस समय पे लोगों को कितनी परेशानी आती होगी अपने अकाउंट्स बनाने में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करते हुए इकॉनमी डेवलप हुई, तो एक आगे चल कर के एक व्यक्ति आए जिन्होंने इस समस्या को देखा कि बार्टर सिस्टम में हम अपने पास में रिकॉर्डिंग कैसे करें, डेटा मेंटेन कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने इसको डीपली एनालिसिस करा इस प्रॉब्लम को, और एक व्यक्ति आए जो कि थे इटली के। इनका नाम था ल्यूकास पैसियोली। क्या नाम था इनका, ल्यूकास पैसियोली। एक मिनट जरा इसको मैं ठीक लिखता हूँ, ल्यूकास पैसियोली। ये इटली के व्यक्ति थे। इन्होंने धीरे धीरे करके अकाउंट्स को वेल डेवलप करा। इन्हीं का सबसे मेन नाम आता है स्टूडेंट्स अकाउंट्स को डेवलप करने में, और ये वो व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंट्स। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंट्स। आपसे जनरली बेसिकली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अकाउंट्स के फादर कौन है, किन्होंने इसकी शुरुआत करी है, तो उसमें बेसिकली नाम स्टूडेंट इन्हीं का आता है, ल्यूकास पैसियोली का। हालांकि इससे पहले एक व्यक्ति और थे जिन्होंने अकाउंट्स की स्थापना कर दी थी, स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा नाम इनका चलता है क्योंकि इन्होंने उस अकाउंट्स को वेल डिफाइन करा था। इन्होंने एक सिस्टम दिया था स्टूडेंट्स, एक सिस्टम दिया कि सिस्टमेटिक तरीके से हमें रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस को, लेन देनों को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए एक सिस्टम तरीके से। और इसी सिस्टम को समझने के लिए स्टूडेंट्स इस अकाउंट्स का जन्म हुआ। और अकाउंट्स में जो आपके पास 11th क्लास में टी.एस. ग्रेवाल की मोटी बुक है या डी.के. गोयल की है, वो मोटी बुक में ये सारा सिस्टम एक्सप्लेन करा गया है। ये सिस्टम क्या है जो ल्यूकास पैसियोली ने दिया, और उसके बाद में फिर ये और डेवलप होता चला गया। तो ये सिस्टम ही हमें समझने के लिए पूरा अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अकाउंट सब्जेक्ट जो इतनी मोटी किताब है उसमें ये सारा सिस्टम है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब तक किसी सब्जेक्ट के लिए सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई वेल डिफाइंड मैनेजमेंट नहीं है, तब तक वो एक लीगल तरीके से नहीं आता, वो समाज में एक लीगली अपनी स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल से बात करूं, देखिए हमारे देश में कोई लॉ बनाया जाता है तो उसके लिए हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो एक कानून की व्यवस्था है हमारे देश में, उसी तरीके से अकाउंट्स की भी एक अच्छी व्यवस्था डेवलप की गई, उसी के अंदर ये सिस्टम बनाया गया। तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसी सिस्टम को समझने के लिए हमें पूरा अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और डीप सब्जेक्ट रहता है ये 11th में भी और 12th क्लास में भी। इसलिए हमें अकाउंट्स को पढ़ने में समय लगता है, ये सिस्टम समझने में समय लगता है, लेकिन है आसान, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, तो देखिए मैंने आपसे ये बात करी, आपको हिस्ट्री में बस इतनी बातें जानने की ज़रूरत है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो डिटेल में आप पढ़ सकते हो। मुझे जितना बेनिफिट्स इसका दिखाई दिया, जितना मुझे अच्छा लगा कि हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, वो बेसिकली ये है कि ल्यूकास पैसियोली के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हैं इसके फादर ऑफ अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने बेसिकली जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे बोले थे कि मैं डिस्कस करूंगा, वो सारे डिस्कशन हो गया है। अब लास्ट में आकर के अकाउंट सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मेरे कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने पढ़ाते हुए गेन करे हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। 2 टिप्स आप इसको समझ सकते हैं, और ये आप अगर अभी से ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देंगे क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। पहली टिप्स तो ये है रजिस्टर को लेकर के। देखिए, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है,
और अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अकाउंट्स में ना बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट बनाए जाते हैं स्टूडेंट। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा बना करके, ऐसे करके ना काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मेट बनाए जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा जाता है, यहाँ पे कुछ DR लिखा जाता है, यहाँ पे कुछ CR लिखा जाता है। क्या होता है समझेंगे हम बाद में। यहाँ पे डेट लिखी जाती है, यहाँ पे LF लिखा जाता है। ये सब क्या होता है, इसके ना बड़े बड़े लेजर, बड़े बड़े फॉर्मेट बनाए जाते हैं। और बड़े बड़े फॉर्मेट बनाने के लिए हमें एक बड़े पेज का रजिस्टर होना ज़रूरी है। एक जिसको हम कहते हैं चौड़े पेज का रजिस्टर, वो होगा हमारे पास, तो हमें एक समस्या नहीं आएगी कि हम जो खिचड़ी पक जाती है हमारे रजिस्टर में वो नहीं पकेगी। हम अच्छे तरीके से अपने फॉर्मेट को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में बना पाएंगे। तो पहली टिप्स मेरी यही होगी स्टूडेंट्स कि आप जब रजिस्टर खरीदेंगे अकाउंट्स के लिए तो आप एक चौड़े पेज का खरीदिएगा। आप जब करेंगे तो आपको ये बात अपने आप ही ध्यान में आ जाएगी। पहली टिप्स तो ये है। सेकंड टिप्स आपके लिए ये रहेगी कि देखिए अकाउंट सब्जेक्ट स्पीड मांगता है, बहुत स्पीड मांगता है ये, स्पीड और कैलकुलेशन। क्योंकि अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, सारी ट्रांजैक्शन को लिखी जाती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं स्पीड और कैलकुलेशन ये बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। जब हम अकाउंट्स का पेपर देते हैं तो जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, कई क्वेश्चन छूट जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े नंबर के छूट जाते हैं। उसके पीछे रीज़न रहता है स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन ना रखना। अब ये स्पीड मेंटेन कैसे होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। हमें इसके लिए मोर से मोर प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करनी है, इसके लिए मोर से मोर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और कैलकुलेशन हमें माइंड से अभी से करनी है। हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है स्टूडेंट स्टार्टिंग से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और स्पीड मेंटेन कैसे होगी, प्रैक्टिस के माध्यम से होगी। अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिस बहुत मांगता है। प्रैक्टिस 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 जितनी आपकी बढ़ती चली जाएगी तो टाइम टू टाइम आप ही खुद अनुभव करोगे कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और एक लेवल पर आप पहुंच जाओगे। तो मेरी तरफ से ये दूसरी टिप्स है आपके लिए। जब आप स्टार्ट करोगे तो इन दोनों टिप्स को आप ध्यान रखिएगा, आपको फ्यूचर में अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत हेल्प मिलने वाली है 100%। अब आज की क्लास में मैंने ये सारा डिस्कशन आपसे कर लिया है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ से मैं जब पहली क्लास स्टार्ट करूँगा तो मैं वहाँ से आपका कोर्स जो है उसी के जो आपके चैप्टर्स हैं वहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। अगली क्लास से हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देंगे जो आपकी बुक में गिवन है। तो अगली क्लास से स्टूडेंट हमारे अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिलेबस अगर मैं बता दूं तो टोटली, हाँ एक बात और मैं आपको लास्ट में बता देता हूं कि अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है ये मोस्टली आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं इसको रेशो में डिवाइड करूं तो 80% प्रैक्टिकल है, 80% ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 20% ये थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है। यानी कि आप देख रहे हो कि प्रैक्टिकली एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है और थ्योरी बहुत कम है, 20% लगभग है। क्योंकि थ्योरी है ना प्रैक्टिकल से ही कंप्लीट हो जाती है। जब आप करोगे मेरे साथ में तो आप इसको एक्सपीरियंस कर लोगे कि कैसे थ्योरी भी अल्टीमेटली प्रैक्टिकल के साथ में ही कंप्लीट हो जाती है। तो सिलेबस ऐसे इसमें डिवाइड है। टोटल आपके लगभग 17-18 चैप्टर हैं, आप बुक में देखिएगा। और हम अगली क्लास से फिर पहला चैप्टर, मतलब सीक्वेंस वाइज पहला नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कराऊंगा। एक बेसिक जो चैप्टर है वहाँ से मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको अकाउंट्स पढ़ाना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और अकाउंट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। आज हमें केवल इंट्रोडक्शन की चर्चा करनी थी। मैंने समझा कि अगर मैं इंट्रोडक्शन चर्चा करता हूँ तो एक अच्छा रहता है कि स्ट्रेटेजी पता चल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।